बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा कल हमारा चैप्टर 3 का लेक्चर 2 था जिसमें हमने मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन पढ़ा था। आज हमने पढ़ना है बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन को क्या करें, अफेक्ट करें। उसमें हम टेम्परेचर का पढ़ेंगे, पीएच को हम स्टडी करेंगे, पीएच का इफेक्ट, एंजाइम कंसनट्रेशन का इफेक्ट। बट इससे पहले बेटा हमने एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा टॉपिक पढ़ना है जो कि है एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहले देख लेते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी या एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है क्या। तो वो एनर्जी जो कि किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए रिक्वायर होती है, उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। बच्चे दो मॉलिक्यूल एक जगह पे पड़े हुए हों, वो कभी भी सदियों तक आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे तब तक जब तक वो आपस में कोलाइड नहीं करे। कोलाइड करने के लिए चाहिए एनर्जी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। और जितनी ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी उतनी ही ज़्यादा कुलियन होगी, उतनी ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा और उतनी ही ज़्यादा हमारे पास क्या बनेगी, प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होगी। ठीक है बच्चों, नॉन लिविंग सिस्टम में अगर हम बात करें तो हम जितनी भी हीट देते जाएं, हीट टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएं, जितनी हीट होगी उतनी ही ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की कुलियन होगी और जितनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की कुलियन होगी उतने ही ज़्यादा रिएक्शन के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे। अगर लिविंग सिस्टम की बात करें बच्चों, लिविंग बॉडी की है, हम ह्यूमन बींग्स भी हैं, हमारी भी बात कर लें तो लिविंग सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि टेम्परेचर को ना 30, 40, 50, 60, 70 इंक्रीज़ करते जाएं, रिएक्शन रेट इंक्रीज़ होगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाएगी। बेटा क्यों? क्योंकि लिविंग सिस्टम में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं एंजाइम्स, और एंजाइम्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे डीनेचर हो जाते हैं, अपनी एक्टिविटी लॉस कर देते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि लिविंग सिस्टम आइसोथर्मल कंडीशंस में वर्क करते हैं, यानी कि टेम्परेचर जो है वो बेटा एक नैरो रेंज के अंदर होना चाहिए। टेम्परेचर अगर उससे ज़्यादा होगा या टेम्परेचर कम हो जाएगा तो एंजाइम्स की एक्टिविटी पे वर्क इफेक्ट होगा। अब देखें बेटा, हमारे पास जो एंजाइम है, एंजाइम के साथ आकर एक सबस्ट्रेट बाइंड करेगा, ए के साथ, ए सबस्ट्रेट है और ई एंजाइम के साथ ये बाइंड करेगा और ए ई कॉम्प्लेक्स बना देगा। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर आकर एक और सबस्ट्रेट बी आकर बाइंड करेगा और ए बी ई कॉम्प्लेक्स बना देगा, और ये जो ए बी ई कॉम्प्लेक्स है फिर ये प्रोडक्ट बनेगी जिसको हम ए बी कह रहे हैं और एंजाइम रिलीज हो जाएगा। बच्चे एंजाइम ने एक, आप ये कहें कि प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है जहाँ पर आकर सबस्ट्रेट ए भी बाइंड किया है, सबस्ट्रेट बी भी, दोनों आपस में रिएक्ट किए हैं दोनों ने और प्रोडक्ट बना दिया है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हम तो बात करें एक्टिवेशन एनर्जी की, यानी वो एनर्जी जो कि हमें चाहिए एंजाइम रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो क्या एंजाइम की प्रेजेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कम हो जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि आर एंजाइम सब्स्टिट्यूट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी? तो बच्चों इसका आंसर है नो, नहीं। एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी के सब्स्टिट्यूट के तौर पर नहीं ऐड कर सकते। हाँ, अगर कहीं पर एंजाइम्स मौजूद हैं वहाँ एक्टिवेशन एनर्जी की नीड कम हो सकती है, यानी पहले अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, बहुत सारी हीट चाहिए किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, तो एंजाइम की प्रेजेंस में वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है वो कम हो जाएगी। यानी पहले बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो फिर बाद में एंजाइम की प्रेजेंस में थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी और रिएक्शन आगे प्रोसीड कर जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बेटा एक इसका आंसर में आप ये भी कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये दो काम करती है। एक्टिवेशन एनर्जी स्टार्ट करती है रिएक्शन को और स्पीड अप भी करती है रिएक्शन को, जबकि एंजाइम्स रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते। एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ स्पीड अप करते हैं केमिकल रिएक्शन को। और दूसरी चीज़, एंजाइम सबस्ट्रेट को प्रॉपर ओरिएंटेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो बहुत ही आसानी से क्या कर सकें, रिएक्ट कर सकें। ठीक है, रिएक्शन रेट को, रिएक्शन के चांसेस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। ठीक है, खुद से केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो कभी भी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड ख़त्म नहीं हो सकती, कम हो सकती है, ख़त्म नहीं हो सकती, ये बात याद रखनी है आपने। ठीक है बेटा, आगे देखें तो ये कह रहे हैं एंजाइम्स एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं। यहाँ ये पॉइंट आपका ग्राफ जो बना हुआ है बेटा इससे क्लियर होगा। अगर आप देखें तो एंजाइम की एब्सेंस में इतनी ढेर सारी एक्टिवेशन एनर्जी आपको चाहिए तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। ये जो प्रोडक्ट हासिल हो रहा है, इतना सारा प्रोडक्ट आपको तब हासिल होगा, लेकिन एंजाइम की प्रेजेंस में वही जो एक्टिवेशन एनर्जी है, आपको इतनी थोड़ी सी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और जल्दी जल्दी आपका प्रोडक्ट हासिल होगा। यानी पहले एंजाइम के एब्सेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी ढेर सारी चाहिए थी, ऑब्वियसली उस एनर्जी को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, और जो एंजाइम जब हम किसी रिएक्शन में इंट्रोड्यूस करा दें तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो हो जाती है। थोड़ी सी एनर्जी तो जो है वो सेल सराउंडिंग से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, सराउंडिंग से हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होगा और जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बन जाएगा।
फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये ज़रूरत क्यों होती है भला, ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में जो ऑलरेडी बॉन्ड मौजूद हैं उनको तोड़ के न्यू बॉन्ड बनाती है ताकि हमें प्रोडक्ट मिल सके। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम फैक्टर्स की जानिब। तो फैक्टर्स की तरफ बढ़ने से भी पहले एक चीज़ हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को हम मेजर कैसे करते हैं। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन को मेजर किया जाता है कि दो चीज़ों से। पहली चीज़ कि कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है पर यूनिट टाइम, और दूसरी चीज़ कि कितना प्रोडक्ट बना है पर यूनिट टाइम में। इन दो चीज़ों से हम मेजर, ऐसा नहीं है कि आप दोनों को प्लस कर लें, भाई इतना सबस्ट्रेट कंज्यूम हुआ है प्लस इतना प्रोडक्ट बना है और तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है। नहीं, एट अ टाइम आपने एक चीज़ को मेजर करना है, या आप सबस्ट्रेट कंज्यूम को देखें भाई कितना सबस्ट्रेट कंज्यूम हो रहा है, और या तो आप प्रोडक्ट को देखें भाई कितना प्रोडक्ट बन रहा है। आगे फैक्टर्स की बात करते हैं बेटा। पीएच टेम्परेचर और एंजाइम कंसंट्रेशन है जिसका इफेक्ट होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो सबसे पहले आप भी हमने देखना है बेटा टेम्परेचर कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। टेम्परेचर की अगर हम बात करें यानी कि हीट, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा क्या होगी, हीट, और जितनी ज़्यादा हीट होगी बच्चे तो उतना ज़्यादा क्या होना है भला, मॉलिक्यूल्स की मोशन इंक्रीज होगी, वाइब्रेशन इंक्रीज होगी, उतनी ही ज़्यादा कुलियन होगी, और जितनी ज़्यादा कुलियन होती है तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और एक चीज़ आपने याद रखनी है फॉर योर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कि रिएक्शन रेट डबल हो जाता है अगर आप 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करें तो। यानी पहले अगर 2 जो हमारे पास या आप ये कहें कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर जो 20 या 40 मॉलिक्यूल्स बन रहे थे, अब आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ कर दिया है, टेम्परेचर कर दिया है आपने 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आपके पास जो प्रोडक्ट होगी वो डबल हो जाएगी। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करने से रिएक्शन रेट क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। और वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके ऊपर एंजाइम्स बहुत ही मैक्सिमम एक्टिविटी या अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, बेस्ट वर्क करते हैं, उस टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। और इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो जाए बियॉन्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर, रेट ऑफ रिएक्शन जो है एंजाइम का वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। क्यों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, वाई द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बियॉन्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर। तो आपने कहना है कि रेट ऑफ कोलिजन्स इंक्रीजेज एंड बिकम मोर देन सफिशिएंट। तो रेट ऑफ कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा और मोर देन सफिशिएंट होगा, इतनी ज़्यादा कोलिजन्स हो जाएंगी बेटा कि मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और जल्दी एक दूसरे के पास से गुजर जाएंगे, उनको रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। और जो है एंजाइम्स जो हैं आप ये कहें कि डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम टेम्परेचर से हो जाए तो। ठीक है, क्यों एंजाइम्स डीनेचर क्यों होते हैं, ऑप्टिमम टेम्परेचर से जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता जाएगा एंजाइम्स डीनेचर हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि एंजाइम का जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एंजाइम्स प्रोटीन इन नेचर हैं बेटा, और प्रोटीन्स एंजाइम्स जो है ख़ास तौर पे हम कहते हैं कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन हैं। तो एंजाइम का जो टर्शियरी स्ट्रक्चर है ना ये इस तरह का, ठीक है, ये जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन वो इस तरह फोल्ड हुई हुई होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम टर्शियरी स्ट्रक्चर कहते हैं। ये टर्शियरी और जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर हम कहते हैं बेटा 3 दर्जे होते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा तो देखें, सबसे पहले एक जो अमाइनो एसिड है ना इस तरह लीनियर चेन में अरेंज हुए हुए हैं, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इस तरह एक जो ये जो चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन इसकी फोल्डिंग होगी। और टर्शियरी स्ट्रक्चर जो होता है बेटा ये टर्शियरी स्ट्रक्चर, इसमें यही जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो इस तरह एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करती है और ये स्ट्रक्चर बनेगा, इसको क्या नाम देंगे, टर्शियरी स्ट्रक्चर का। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बॉन्ड्स की वजह से आपस में ये बना हुआ है, स्टेबल है। जैसे ही टेम्परेचर ज़्यादा होगा बॉन्ड टूटेंगे और ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएगा, और हम कहते हैं एंजाइम की शेप खत्ता ख़राब हो जाएगी। जब ग्लोबुलर शेप नहीं मेंटेन रहेगी तो एंजाइम हम कहते हैं डीनेचर हो गए। ठीक है, तो ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज़्यादा का टेम्परेचर जिस पे एंजाइम्स डीनेचर होते हैं उसको हम मैक्सिमम टेम्परेचर का नाम देते हैं। और एंजाइम्स जो होते हैं ना वो उनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्ड टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड टूट जाएगा तो ये चेन खुल जाएगी, और जब चेन खुल जाएगी तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा। ह्यूमन बींग्स में आपको बच्चे यहाँ पे बताया हुआ है कि ह्यूमन बींग्स का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर हम इसको देखें फ़ॉरेनहाइट में तो ये 98.6 समथिंग बनता है। फिर कह रहे हैं कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। बैक्टीरिया जो होते हैं ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, यानी जो गर्म पानी के चश्मों में रहते हैं उनके अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो 70 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी टॉलरेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर, अभी तो हम हाई टेम्परेचर की बात कर रहे थे कि भाई ऑप्टिमम टेम्परेचर हो तो क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर हो गया तो क्या होगा। ठीक है, आपने याद रखना है कि जब टेम्परेचर मैक्सिमम होता है
तो एंजाइम्स क्या हो जाते हैं बेटा, एंजाइम्स जो हैं वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देंगे और डीनेचर हो जाएंगे। अब आते हैं हम लो टेम्परेचर की जानिब, यानी मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा, एंजाइम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, और बिलो मिनिमम टेम्परेचर यानी बहुत ही फ्रीजिंग टेम्परेचर पे अगर हम जाएं तो फ्रीजिंग टेम्परेचर पे क्या होता है बेटा कि एंजाइम्स जो हैं वो इनएक्टिवेट हो जाएंगे, डीनेचर नहीं होते हैं, एंजाइम्स की एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल मिलेगा इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर, तो ये दोबारा से अपनी एक्टिविटी को रीगेन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया बेटा, ग्राफ की एक साइड पे आपको टेम्परेचर इंक्रीज का दिखाया गया और एक साइड पे एंजाइम एक्टिविटी का रेट बताया गया। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, बट एक हद तक। ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन करने के बाद, ऑप्टिमम टेम्परेचर अटेन करने के बाद जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा फर्दर, तो एंजाइम का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होने लग जाएगा। क्योंकि बेटा फिर आपको वही बात जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एंजाइम्स जो होते हैं ना वो डीनेचर हो जाते हैं इस वजह से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, इसका भी आंसर भी यहीं पर बता दिया गया है। आगे आ जाते हैं, पीएच का इफेक्ट देखते हैं बेटा। ये टेम्परेचर वाले से एक एमसीक्यू भी पूछा जा सकता है, वो मैं आपसे ना लास्ट में पूछूंगी। बच्चे आ जाते हैं पीएच के इफेक्ट की जानिब। अगर हम पीएच का इफेक्ट देखें तो एंजाइम्स जो होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक रेंज ऑफ पीएच पे वर्क करते हैं, और जिस पीएच के ऊपर ये बेस्ट वर्क करते हैं उस पीएच रेंज को हम ऑप्टिमम पीएच कहते हैं। अब एंजाइम्स पीएच के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, पीएच अगर तब्दील हो गई तो एंजाइम्स की एक्टिविटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों पड़ेगा भला, क्योंकि एंजाइम्स की एक्टिव साइड के ऊपर कुछ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं। पीएच के अंदर अगर तब्दीली आएगी तो एक्टिव साइड के ऊपर जो चार्ज है उसके अंदर भी तब्दीली आती है। जब वो चार्ज तब्दील हो जाएगा, यानी अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया, तो भी जो सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर है वो मेंटेन नहीं रह सकेगा। जब स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं रहेगा तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो गया तो एंजाइम एक्टिव ही नहीं रहेंगे। अब यहाँ पे आपको दो तरह की टेम्परेचर पीएच एक्सट्रीम्स की बात की गई है। पहला कि अगर स्लाइट चेंज इन पीएच हो, थोड़ी सी तब्दीली हो पीएच, यानी कोई अगर एंजाइम है वो 2 पीएच पे वर्क करता है, हमने 2.5 कर दी, ठीक है, तो इतनी स्लाइट चेंज इन पीएच पे क्या होता है भला, स्लाइट चेंज इन पीएच पे जो एक्टिव साइट के ऊपर अमाइनो एसिड पाए जाते हैं उनकी आयनाइजेशन चेंज हो जाती है। जब आयनाइजेशन तब्दील होगी तो एंजाइम टेम्परेरीली क्या होते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। दोबारा से आप जो ऑप्टिमम पीएच है वो प्रोवाइड करेंगे तो एंजाइम एक्टिव हो जाएंगे, वो चार्ज हट जाएगा, दोबारा पहले वाला आ जाएगा और एंजाइम की एक्टिविटी रीगेन हो जाएगी। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम पीएच चेंज की बात करें, एक्सट्रीम चेंज इन पीएच यानी कोई 2 पे वर्क कर सकता है, आप उसको 8 पीएच देने वाला एनवायरनमेंट, तो उस पीएच की वजह से होगा क्या बच्चे कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो आयनिक बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाएगा एंजाइम के स्ट्रक्चर में। जब आयनिक बॉन्ड डिस्टर्ब हो गया तो एंजाइम का स्ट्रक्चर मेंटेन ही रह सकेगा और एंजाइम परमानेंटली अपना स्ट्रक्चर लूज़ कर देगा, अपनी एक्टिविटी लूज़ कर देगा और डीनेचर हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है कि एक में एंजाइम की एक्टिविटी स्टॉप हो जाएगी, टेम्परेली इनएक्टिव हो जाएगा, दूसरे में क्या होना है बच्चे कि एंजाइम जो है वो परमानेंटली जो है वो अपना स्ट्रक्चर लॉस कर देगा, कभी भी ठीक नहीं हो सकता। आप उसको नॉर्मल पीएच पे ले भी जाएं तो अपना एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता, डीनेचर हो जाएगा, ठीक है बच्चे। अच्छा, तो आगे देखते हैं हम। ये बता रहे हैं यहाँ पर कि पीएच जो ऑप्टिमम टेम्परेचर पीएच रेंज है, सॉरी टेम्परेचर कह रही हूँ, पीएच रेंज जो है एंजाइम की वो 6 to 8 है हमारे पास। अब कुछ एंजाइम्स का इन्होंने आपको बताया हुआ भी है बेटा। देखिए पेप्सिन की बात करें तो पेप्सिन 2 पीएच के ऊपर वर्क करता है, ट्रिप्सिन जो है हमारे पास 8 पीएच पे वर्क करता है। और फिर कुछ एंजाइम्स को और भी बता रहे हैं कि जैसे पेपेन है जिसको हम पपाया प्लांट से, पपीता जो है उसके हिस्से हासिल कर रहे हैं हम, तो बेटा ये एस्टिक और बेसिक दोनों पीएच के ऊपर ना ये वर्क कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह के भी एंजाइम्स मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर एंजाइम्स होते हैं ना वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। अब ये कह रहे हैं कि हाई ऑप्टिमम जो हमारे पास पपाया जो पेपेन है एंजाइम, पेपेन एंजाइम का हाई ऑप्टिमम टेम्परेचर पे भी ये वर्क कर सकता है और पीएच रेंज भी इसकी बहुत ज़्यादा है, यानी 5 to 8 पीएच पे ये वर्क कर सकता है अच्छे से। आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिखाया गया है, ये देखें। पहला ये पेप्सिन का बता रहे हैं कि पेप्सिन जो है बच्चे जो स्टमक के अंदर मौजूद होता है ये वर्क करता है किस पीएच के ऊपर, दोनों की ऑप्टिमम पीएच आपको बताई हुई है कि एक 2 पीएच पे वर्क कर रहा है यानी एसिडिक पीएच पे वर्क कर रहा है, और एक ट्रिप्सिन जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी पाया जा रहा है, इंटेस्टाइनल एंजाइम है, तो ये किस पीएच पे वर्क कर रहा है, 8 पीएच के ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो दोनों की पीएच रेंज कितनी है आप देखिए डिफर कर रही है, एक स्टमक में और एक इंटेस्टाइन में, और बिल्कुल ऑपोजिट पीएच के ऊपर दोनों वर्क करते हैं।
अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हम बच्चे एंजाइम कंसंट्रेशन का इफ़ेक्ट देखते हैं। एंजाइम कंसंट्रेशन का अगर हम देखें बेटा, इस पे हम देखते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन ना इंक्रीज़ होगा अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम जो है वो उसको इंक्रीज़ करें, ठीक है, लेकिन सबस्ट्रेट हमारे पास अनलिमिटेड हो, ठीक है। सबस्ट्रेट अनलिमिटेड हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो एंजाइम का नंबर इंक्रीज़ करने से इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा आप एंजाइम्स इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स इंक्रीज़ होंगी। जितनी ज़्यादा एक्टिव साइट्स इंक्रीज़ होंगी, जैसे पहले आपके पास ना सबस्ट्रेट तो अनलिमिटेड है, बेइंतहा है, ख़त्म होने वाली नहीं है। पहले आपके पास एंजाइम थे 10, ठीक है, तो एक वक्त में 10 सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते थे। इससे ज़्यादा सबस्ट्रेट्स का होना ना होना एक बराबर था। पहले वो 10 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे, फिर अगले 10 आके बाइंड होंगे उन 10 एंजाइम्स के साथ। आपने एंजाइम्स कर दिए हैं डबल, 20 एंजाइम्स कर दिए। अब एक वक्त में 20 सबस्ट्रेट बाइंड कर सकते हैं, तो रिएक्शन रेट क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि हमारे पास ये तब तक होता है जब तक कि इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता। यानी कि आप ये कहें कि अगर हम कह रहे हैं कि 50 एंजाइम हैं और 50 ही सबस्ट्रेट हों, तो इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है? मैक्सिमम हो जाता है। अगर इसके बाद आप सबस्ट्रेट 50 एंजाइम है और आप पहले 50 ही सबस्ट्रेट हो गए, इक्विलिब्रियम हो गया, इक्विलिब्रियम से आगे अगर आप सबस्ट्रेट 10 कर देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम्स जो 50 ही हैं, एक्टिव साइट्स तो उतनी ही हैं, वो 10 एंजाइम्स ऐसे ही पड़े रहेंगे तब तक जब तक कि पिछले वाले जो हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, एंजाइम की एक्टिव साइट फ्री नहीं होती, ठीक है। तो आपने ये कहना है कि एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन रेट मैक्सिमम हो जाएगा और बियॉन्ड इक्विलिब्रियम जो है रिएक्शन रेट कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये चीज़ें एमसीक्यू के लिए आपने क्या करनी है? याद रखनी है बच्चे। यहाँ पर देखिए आपको एक ग्राफ बना के दिखाया हुआ है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है हमारे पास बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा सबस्ट्रेट आप इंक्रीज कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास एंजाइम तो लिमिटेड है ना, तो सारी की सारी एक्टिव साइट्स ऑक्यूपाई हो गई हैं, तो फिर जो कर्व बन रही है वो इस तरह सीधी कर्व बन रही है आपके पास, जो कि बता रही है कि बियॉन्ड इक्विलिब्रियम जो है वो रेट ऑफ एंजाइम एक्शन क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, ठीक है बच्चे। तो अब आते हैं हम उस क्वेश्चन की जानिब जो मैंने आपसे पूछना था। 2 एमसीक्यू आ रहे हैं मेरे माइंड में। आप मुझे ये बताएं कि बेटा आप कि कौन सा टेम्परेचर जो है वो डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम काज करेगा? क्या हाई टेम्परेचर डीनेचुरेशन ऑफ एंजाइम काज करेगा या मैक्सिमम टेम्परेचर? इसका आंसर आपने डिस्कस करना है एट द एंड टीचर से। और जो दूसरा आपसे एक मैं एमसीक्यू पूछना चाह रही हूँ बेटा, कि हमने कहा था कि हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाता है। तो सपोज करें कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन मैक्सिमम था, ठीक है। तो अगर हम जो है ये कहें कि हाफ मैक्सिमम का जो हाफ है हमारे पास वी मैक्स था पहले, अब 1/2 मैक्स 1/2 वी मैक्स किस टेम्परेचर पे अटेन होगा? आपने वो टेम्परेचर बताना है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वी मैक्स है, ठीक है, टेम्परेचर रेट मैक्सिमम है, तो हाफ वी मैक्स पे किस टेम्परेचर पे ये अटेन हो रहा है आपने ये बताना है। फिर इसके बाद बेटा आप जो है आप मुझे ये बताएंगे कि अगर बल्कि ये क्वेश्चन का तो आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है बेटा। ये था आज का लेक्चर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बच्चों न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।